सन 1659 का भारत मुगल साम्राज्य के सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा था। शाहजहां कैद में था, दारा शिकोह पराजित हो चुका था और औरंगजेब ने सत्ता अपने नियंत्रण में स्थापित कर ली थी। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठने के बावजूद एक नाम ऐसा था जिसने औरंगजेब को निश्चिंत नहीं होने दिया। सुलेमान शिकोह, दारा शिकोह का बेटा और मुगल उत्तराधिकारी। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने और दारा शिकोह के बाद उसका बेटा सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह अपनी जान बचाकर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर भाग गया था। उसने शरण ली हिमालय के एक छोटे राज्य लेकिन स्वतंत्र राज्य में, गढ़वाल। गढ़वाल उस समय ना तो कोई विशाल साम्राज्य था और ना ही उसकी सेना मुगलों जैसी संख्या और संसाधनों में संपन्न थी। फिर भी उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी स्वतंत्र चेतना, उसका दुर्गम भूगोल और उसकी वो परंपरा जिसने उसे बाहरी शक्तियों के सामने झुकने से हमेशा रोका। जब औरंगजेब ने गढ़वाल दरबार को संदेशा भेजा कि सुलेमान शिकोह को उसे सौंप दिया जाए, तो उसे केवल एक राजनीतिक उत्तर नहीं मिला, उसे गढ़वाल के उस इतिहास की याद दिलाई गई जिसने मुगल साम्राज्य को पहले भी गहरे अपमान का स्वाद चखाया था। ये वही गढ़वाल था जहां औरंगजेब का बाप शाहजहां कुछ समय पूर्व खुद बेइज्जत हुआ था। दरअसल गढ़वाल ने मुगल सेना को सिर्फ युद्ध में नहीं हराया था, उनको अपमानित किया था और उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि मुगल सेना की कभी हिम्मत भी नहीं हुई हिमालय की धरती की तरफ देखने की भी। इस कहानी की जड़ें हमें कुछ दशक पीछे ले जाती हैं, जब गढ़वाल पर परमार वंश के राजा महिपत शाह का शासन था। महिपत शाह अपने समय में अत्यंत साहसी, जिद्दी और युद्ध प्रिय शासकों में गिने जाते थे। उन्होंने केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा ही नहीं की, बल्कि पश्चिमी तिब्बत तक सैन्य अभियान चलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। मुगल सम्राट जहांगीर और उसके बाद उसके बेटे शाहजहां द्वारा भेजे गए कई आदेशों को उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया था, जिससे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि गढ़वाल खुद को कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं मानता। सन 1631 में बदकिस्मती से कुमाऊं के साथ लंबे संघर्ष के दौरान युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके निधन के बाद गढ़वाल की शक्ति समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत इतिहास ने गढ़वाल को उसके सबसे प्रसिद्ध शासक देने की तैयारी कर ली थी। महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे और राज्य की वास्तविक सत्ता पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती ने अपने हाथों में ले ली। कांगड़ा के प्रतिष्ठित कुल से आई रानी कर्णावती केवल एक राजमाता या संरक्षक नहीं थी, वे एक अत्यंत कुशल प्रशासक थी, दूरदर्शी शासक थी और विश्लेषण सैन्य रणनीतिकार सिद्ध भी हुई। उन्होंने गढ़वाल में प्रशासनिक स्थिरता स्थापित की, कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया, देहरादून क्षेत्र में राजपुर नहर का निर्माण कराया और विद्वानों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में गढ़वाल केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत हुआ। किंतु रानी कर्णावती की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मुगल बादशाह शाहजहां ने 1640 में गढ़वाल की स्वतंत्रता को चुनौती देने का निश्चय किया। शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खान के नेतृत्व में लगभग 30,000 सैनिकों की विशाल सेना गढ़वाल पर चढ़ाई के लिए भेजी। मुगल दरबार को विश्वास था कि एक छोटा पहाड़ी राज्य इतनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के सामने शीघ्र ही घुटने टेक देगा, लेकिन उन्होंने गढ़वाल की रानी और पहाड़ी युद्ध कला दोनों को कम आंक रखा था। रानी कर्णावती ने सीधे युद्ध के बजाय भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे मुगल सेना धीरे धीरे गढ़वाल के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के भीतर प्रवेश करती चली गई। जैसे ही मुगल सेना पर्याप्त भीतर पहुंच गई, गढ़वाल की सेनाओं ने पर्वतीय मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, आपूर्ति के मार्ग बंद हो गए, भोजन समाप्त होने लगा और विशाल मुगल सेना पहाड़ों के बीच फंसकर असहाय हो गई। जो सेना गढ़वाल जीतने के उद्देश्य से आई थी, वह अब जीवित रहने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। अंततः नजाबत खान ने संधि और वापसी की अनुमति मांगी। रानी कर्णावती चाहती तो पूरी की पूरी मुगल सेना का संहार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उन्होंने मुगल सैनिकों को जीवन दान देने के बदले उनकी नाक कटवाकर उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, यह मुगल साम्राज्य के अहंकार पर सीधा प्रहार था। रानी कर्णावती ने मुगल साम्राज्य को सीधा सीधा बताया कि भगवान शिव की धरती पर कोई भी मुगल कभी कदम नहीं रख सकता। हजारों सैनिक अपमानित अवस्था में लौटे और तभी से महारानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। यह घटना इतनी प्रभावशाली थी कि गढ़वाल की स्वतंत्रता
और उसकी प्रतिरोध क्षमता का संदेश पूरे भारत में फैल गया। यही कारण था कि जब कई वर्षों के बाद औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह के मुद्दे पर गढ़वाल को धमकाने का प्रयास किया, तब वो भली भांति जानता था कि यह वही साम्राज्य है जिसने उसके पिता शाहजहां को भी अपमानित किया था। गढ़वाल केवल एक पहाड़ी रियासत नहीं है, वह शरण, सम्मान, स्वाभिमान की ऐसी भूमि है जहां राजधर्म को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गढ़वाल के शासकों ने स्पष्ट कर दिया था कि जो उनकी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उसके विरोध में स्वयं मुगल सम्राट ही क्यों ना खड़ा हो। औरंगजेब को महाराजा पृथ्वीपति शाह ने एक पंक्ति का जवाब लिखकर भेजा। उसमें लिखा था कि जो नाक काटना जानते हैं वो सर काटना भी जानते हैं। बस इतना ही काफी था औरंगजेब के दिल में गढ़वाल साम्राज्य का भय पैदा करने के लिए। वो जान चुका था कि जिस बेइज्जती से उसका बाप गुजरा है, उससे भी ज्यादा बेइज्जती से वो खुद गुजरेगा अगर उसने भगवान शिव की पावन धरती पर कदम रखने की सोची भी। भारतीय इतिहास में अनेक वीरांगनाओं ने अपने साहस का परिचय दिया है, लेकिन गढ़वाल की रानी कर्णावती का स्थान विशेष है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। उन्होंने सिद्ध किया कि पर्वतों में बसे छोटे राज्य यदि साहस, रणनीति और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दे सकते हैं। रानी कर्णावती की गाथा केवल गढ़वाल के इतिहास की कहानी नहीं है, ये भारतीय प्रतिरोध, नारी शक्ति और स्वाभिमान की अमर कथा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गढ़वाल।